मैं आपके अंडर काम नहीं कर पाया था, बट आपने जो ब्रांच खड़ी की थी वो ब्रांच में मुझे काम करने का मौका मिला। आप इतने बड़े बड़े चैनल्स में आते हो, CNBC में आते हो, जी बिजनेस में आते हो, तो क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी, कैसे आ जाते हो आप? मेरा जो अप्रोच, मेरा जो थिंकिंग ही है ना, वो पहले पॉजिटिव से ही स्टार्ट होता है। गुजराती जो रहते हैं उनको एक रहता है कि मेरे पैसा तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। मैं बहुत ही टेक सेवी पर्सन हूँ। इन्वेस्टमेंट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट पास्ट, राइट? इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। बहुत बार लोगों को गोल भी नहीं पता होते कि गोल का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको एग्रेसिव नहीं बनना है। आपके बिजनेस में आप एग्रेसिव रहो, आपके एक्शन में आप एग्रेसिव रहो, बट जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव और डिफेंसिव रहो। पहले प्रोडक्ट के बारे में बात मत करो, ठीक है? प्रोडक्ट इज अ बाय प्रोडक्ट। जो टर्निंग पॉइंट तुम्हारा क्या रहा, जहाँ पे तुमको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ये कोई चीज़ हो गई जिसने मेरे को एक हिट दे दिया, एक अच्छा खासा हिट हो गया और मेरी स्पीड बढ़ गई? दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दरअसल ये बात है करीबन 2007 की, जब मैं बजाज कैपिटल लिमिटेड कंपनी में काम करता था। बहुत ही सक्सेसफुली एडवाइज़र के रूप में मैं वहाँ पे काम करता था। और उस वक्त वहाँ पर कुछ लोगों की, वहाँ पे कुछ नए बच्चे लोग ने वहाँ पे काम करना शुरू किया और उसमें से एक लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता था और उसके मन में आया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मेरी ब्रांच दूसरी थी, वो किसी दूसरी ब्रांच में था, लेकिन नाम तो सब जगह पे था। तो वो लड़का एक बार मुझसे मिलने के लिए आया, ये देखने के लिए कि ये कैसा काम करते हैं, मुझसे बातचीत करने के लिए आया। वो आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया उसको और मुझे खुशी हुई कि एक बच्चा है जो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेकर कुछ सीखने के लिए आया है। तो उस दिन तो ये बात है 2007 की, मैं ब्रांच मैनेजर था तभी। वो मिल के चला गया मुझसे, लेकिन एक दिमाग में रह गया कि ये एक अलग लड़का है। उसके बाद दिन बीते, कई साल बीत गए और फिर करीबन 8-10 साल के बाद में फिर ये नाम सामने आया और पता चला कि अब वो जो लड़का है वो अभी एक अच्छा खासा इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया है। उसने अपना बिजनेस चालू कर दिया था, बहुत सक्सेसफुल हो गया है। और फिर उसके बाद मिलने का भी मौका मिला। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर विरल भट्ट और विरल भट्ट से मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ। और पिछले 15 सालों में विरल भट्ट ने जो ग्रोथ हासिल की है, वो बहुत ही मोटिवेशन देती है। उसके बारे में हमें जानना चाहिए। विरल भट्ट हमारे साथ में है। करीबन 150 करोड़ का असेट अंडर मैनेज वो मैनेज करते हैं। आज की तारीख में 150 करोड़ का असेट मैनेज करते हैं वो। आज करीबन 2014 में उन्होंने काम चालू किया था, तो करीबन 9 साल उन्हें हो गए हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हुए। मुंबई के मुलुंड इलाके से ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर विरल भट्ट से और उनकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र रहा है उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। विरल, मैं आपका VITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। सो विरल, 2007 में जो तुम मिले और उसके बाद जो तुम गायब हुए, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके बीच में क्या हुआ, क्या तुमने और किया, क्या बजाज कैपिटल में ही रहे और कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे खुद का भी बिजनेस चालू करना है? शुक्रिया रंजीत जी, आपने ये BITV चैनल पे आज मुलाकात के लिए मुझे इनवाइट किया और आज हम मिल रहे हैं। हालांकि जो आपने सफ़र बताया, वो सफ़र में हम वैसे देखने जाए तो 4 या 5 बार मिले होंगे कभी ना कभी। पर आपने जो साल बताया 2007, वो 2007 के पहले मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग वो होने के बाद मेरी जो पहली जॉब थी वो थी फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स में बजाज कैपिटल। और आपको मिलने आया था मैं, आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। आप तब ब्रांच हेड हुआ करते थे वाशी के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और तभी समझना यही था कि ये काम होता कैसे है, राइट? हालांकि हमारे दोनों की ब्रांच अलग थी और मैं तो जूनियर लेवल पे मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। बट मुझे ये बहुत सही से याद है कि 6-7 महीने बाद मुझे मेरी जो ब्रांच से मैं स्टार्ट हुआ था और मुझे जो ब्रांच में जाना था एज अ ब्रांच हेड बन के, वो थी आपकी ब्रांच। अच्छा। वाशी की ब्रांच थी
और वो वाशी ब्रांच में मैं ब्रांच हेड बन के मुझे जाना था। और तब आए थे आप ब्रांच हेड बन गए थे? हाँ, मैं बन गया था और आपका वहाँ से जाना हुआ था। अच्छा, आप निकले और मैं वहाँ पे वो ब्रांच में गया। क्या तो बात है। ये मौका मुझे बराबर सही से याद है। हालांकि मैं आपके अंडर काम नहीं कर पाया था, बट आपने जो ब्रांच खड़ी की थी वो ब्रांच में मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर वहाँ से लेकर मैं 3.5 साल तक मैं बजाज कैपिटल में था। अच्छा। एज अ फाइनेंशियल प्लानर उन्होंने मुझे ये किया था। फिर मैं ब्रांच हेड हैंडल करता था। हम वाशी में थे, वाशी से फिर नेरुल गए, जोनल ब्रांच हुई और हुई। तो काफ़ी जर्नी अच्छी रही। उसके बाद फिर मैंने 3.5 पौने 4 साल करीबन काम करके मैंने कार्वी का वेल्थ डिवीज़न में जाना सोचा, क्योंकि एक लेवल ऊपर था वहाँ पे। जब आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हो तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, उसके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो वहाँ पे मैं था। फिर 1 साल था वहाँ पे और कहीं ना कहीं वो काम में मज़ा नहीं आ रहा था। अभी वो मज़ा नहीं आ रहा था, उसका मतलब ये था कि जिस तरह से हमको एडवाइस करना चाहिए था, जिस तरह से हमको क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो बनाना था, वो हिसाब से काम नहीं हो रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था। तो फिर 2011 के शुरू में मैंने सोचा कि हम खुद का स्टार्ट करते हैं। किसी के अंडर काम करके जिस तरह से हमको काम करना है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर 2011 में सोच ही रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। एक इंडस्ट्री के ही एक दोस्त से मुलाकात हुई और उसने पार्टनरशिप के लिए मुझे बोला कि साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा कि नहीं चलो ठीक है, इतने से रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे होता है। फिर 3 साल उसके साथ काम किया। हालांकि वहाँ से भी फिर वी पार्ट अवेज, हम दोनों अलग हो गए और 2014 में मैंने मनी मंत्रा स्टार्ट की। करीबन मुझे याद है उस वक्त 120 ब्रांचेस थी बजाज कैपिटल की, और उस 120 ब्रांचेस में से आप मेरी ब्रांच में मुझसे मिलने के लिए आए और कुदरती उसी ब्रांच के आप ब्रांच मैनेजर बने जो आपकी इच्छा थी। बहुत बढ़िया। तो आपकी ये जो जर्नी रही 2014 से लेकर 2023 की आपकी जो जर्नी रही है, और मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि 150 करोड़ का असेट आप मैनेज करते हैं आज की तारीख में, जो कि बहुत बहुत अच्छा अचीवमेंट आपने हासिल किया है। तो ये जो जर्नी रही आपकी, शुरुआती दिनों में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा? देखिए, इंडस्ट्री में यानी आप कोई भी काम करते हो, चैलेंजेस तो डेफिनेटली आपको आएंगे ही। बट वो चैलेंजेस में हमेशा एक अप्रोच, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, भगवान का साथ हमेशा रहता है और जब हम चलते हैं तभी भगवान भी हमारे साथ में ही चलता है। और नेवर से डाई जो अप्रोच है कि कभी भी हार ना मानना। डेफिनेटली कठिनाइयाँ तो आएगी ही और सभी को आती है। तो इंडस्ट्री में भी काफ़ी तकलीफ़ें थी। क्लाइंट एक्विजिशन एक चैलेंज होती है हमेशा। जैसे मुंबई जैसे शहर में हम जब काम करते हैं तो हर 2-3 बिल्डिंग छोड़ के कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, या अगर मैं मुलुंड से हूँ तो वहाँ पे गुजराती ज़्यादा रहते हैं, तो गुजराती जो रहते हैं उनको एक रहता है कि मेरे पैसा तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। तो वो सब चीज़ में से निकल कर क्लाइंट को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन वे में कैसे इन्वेस्टमेंट करना। तो लोगों को है ना, इन्वेस्टमेंट समझ में आता है रंजीत जी, पर कैसे करना और किस तरह से करना, और अगर स्ट्रक्चरली करना है तो क्यों करना, ये थोड़ा नहीं समझ में आता है। तो वो समझाने में, वो डिसिप्लिन लाने में बहुत ही दिक्कत आई। बट हाँ, कुछ अप्रोच किया, कैसे कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है, और वो जो हैबिट है वो शुरू के सालों में डेफिनेटली बहुत ही दिक्कत हुई। ऑब्जेक्शंस भी आए कि भाई नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट फोकस करना है। बट एक सेंटर फोकस हमेशा एक ही रखा कि क्लाइंट सेंट्रिक, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच जो कहते हैं कि भाई डेफिनेटली बिजनेस करने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, कैसी होगी। बट उसके पहले क्लाइंट के बारे में सोचना, क्लाइंट को सेंटर स्टेज में रखना, उसके कंसर्न्स को ध्यान में रखना और अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्टमेंट्स और प्लान सजेस्ट कर कर उसको बताना। नहीं, तो क्लाइंट एक्विजिशन ये एक प्रॉब्लम था, तो इसको कैसे मैनेज किया? और दूसरी चीज़, जब लोगों का ये कहना था कि मैं खुद तो पैसा मैनेज कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज किया? तो ये अभी देखो, ये जो पहला क्वेश्चन था क्लाइंट एक्विजिशन, तो मैं एक आपको बता दूं कि ये जो
इतने साल मैंने बिताए, या तो मैंने मेरा जब कैरियर भी स्टार्ट किया तो मैं बहुत ही टेक सेवी पर्सन हूँ। डिजिटल चीज़ों को यूज़ करना और इम्प्लीमेंट करना ना मैं हमेशा मानता हूँ। इनफैक्ट बजाज कैपिटल में भी जब मैं था तभी, हालांकि मैं तब से मेरा कैरियर तब शुरू हुआ था, बट उनके भी जो सीनियर्स होते थे वो टाइम पे, जो वेबसाइट और जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग जो जब करते थे, तो उसमें भी डिजिटली आप उसको कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हो, बनाना कैसे वो नहीं आता था, बट उसको एक पर्सपेक्टिव में रखकर कैसे पोजिशनिंग कर सकते हैं, तो वो हमेशा अच्छा लगता था करने के लिए। तो सेम वे में डिजिटली आप क्लाइंट एक्विजिशन कैसे कर सकते हो, आप आपकी वेबसाइट कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कैसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट, प्रोफेशनली स्पेशली। तो वो सब चीज़ कर आप डिफरेंट मीडियम ऑफ जो यूज़ होता है, ईमेल्स होते हैं, हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी है, बट वो टाइम पर मीडियम्स बहुत कम थे और लोगों को इतना ये भी नहीं था कि कैसे उसको करके करे, क्योंकि पहले तो खुद लोगों को पता नहीं था कैसे करे, सामने वालों को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकते कि वो जाके और उसमें देखे कि क्या होता है। बट हाँ, डिजिटली कनेक्ट करना और कम पैसों से कैसे आप क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर ना कर उसको कैसे बेटर तरीके से डिजिटली यूज़ करके कर सकते हैं, वो मैंने क्लाइंट एक्विजिशन किया। तो आज के दिन में अगर आपने जो एसेट्स बताए मेरे कि मैं जो मैनेज करता हूँ, करीबन उसमें अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स देखोगे तो विच इज़ क्लोज टू 1000। सो आज इतने एसेट्स में इतने हैं, तो नो डाउट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि हमेशा आइडिया यही रहा है कि भाई डिजिटली आपको क्लाइंट एक्विजिशन आप कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि आपने खुद का पैसा मैनेज किया है, तो आपने कहाँ कहाँ पे किया है, राइट। फिर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, और एक जो मिथ रहता है, सभी को एक मिथ रहता है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करता है तो मैं अच्छी तरीके से करता हूँ, बट वो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, गोल को ध्यान में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। फिर आपने जो भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से एक्चुअल जो हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एग्जैक्ट IRR क्या निकल रहा है, वो आपको समझ में आता है कि नहीं, राइट। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब उनके सामने एक आई ओपनिंग फैक्ट आता है कि भाई देखिए, आप किसी को भी अगर आप ऐसा कहेंगे कि नहीं आपने ये गलत किया, तो वो उसको ईगो को हर्ट हो जाता है, वो चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट पास्ट, राइट, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। अभी आपने पास्ट में जो किया वो चलो ठीक है कर दिया, बट उसको फ्यूचर को कैसे आप बेटर कर सकते हैं और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं ना, वो चीज़ को फोकस कर उनको एक रियलाइजेशन करवाया कि भाई आपने जो ये किया वो सही गलत की बात अलग से करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बट उसके फ्यूचर को, ये पॉइंट ऑफ टाइम से उसको फ्यूचर को कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये जो आपकी जो जर्नी रही है, इसमें से क्या ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो तुमको ऐसा लगता है कि ये मेरी जो लर्निंग रही ज़िंदगी से, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, ये मुझे हमेशा हेल्प करती है लाइफ में ग्रो करने के लिए और करती भी रहेगी, वो क्या चीज़ें हैं? एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, यानी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में है, मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिव हूँ हर चीज़ों पे। मेरा जो अप्रोच, मेरा जो थिंकिंग ही है ना, वो पहले पॉजिटिव से ही स्टार्ट होता है। जनरली एक होता है ना लोगों का एक अप्रोच कि भाई अगर अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसको अगर ये काम बिगड़ जाएगा तो कैसे है, तो हमारा माइंड फिर वही दिशा में चलते रहता है। सो मेरा एक हमेशा ये कहना है कि मैं पॉजिटिव से शुरू करता हूँ, क्योंकि देखो ऑब्स्टेकल्स तो आने ही वाले हैं और उसमें नेवर से डाई, यानी जो कभी भी हार मान के नहीं बैठना। और गीता से मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, वहाँ पे भी जो अर्जुन ने अपना गांडीव डाल दिया था और हताश हो गए थे वो, और फिर उसमें जब भी कृष्णा ने उनको उठाया और बताया कि कैसे आपको आगे करना है, तो वो जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं ना, वो मेरे जीवन में मुझे बदलाव लाने में बहुत ही काम हुआ मेरे जीवन में उसका। और वो चीज़ लेकर मैं हमेशा हर कोई भी काम हो, प्रोफेशनली भी कोई काम हो या पर्सनली भी कोई मेरे लाइफ में कुछ काम करना है, तो जो पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है, वो लेकर मैं हमेशा चलता हूँ। परफेक्ट। तो विरल, तुम क्या करते हो? मीन्स आप प्रोडक्ट सेल करते हो या कस्टमर की प्रॉपर सारे गोल्स को रखकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, क्या करते हो आप? सो बेसिकली मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं हूँ MFD, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और उसके अलावा
जो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम करते हैं। इंश्योरेंस में हम टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, बॉन्ड्स करते हैं। डेट मार्केट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स को मैं जागरूकता देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तभी आपके पास इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट। हालांकि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग है तो एक गोल प्लानिंग का एक हमेशा ज़रिया रहा है। कभी भी स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में कैसे प्लानिंग करना है। कैश फ्लो पे मैं बहुत ही स्ट्रेस देता हूँ कि कोई भी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या कोई इंडिविजुअल सैलराइड पर्सन हो, आपका कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट कैश फ्लो, राइट। और फिर वो फाइनेंशियल गोल से आपको कैसे आपके गोल्स जो आपके हासिल कर सकते हो आपके लाइफ में, उसके ऊपर स्ट्रेस देकर एक रोड मैप देने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो रोड मैप में आपकी जर्नी कैसे होती है, व्हाट इफ़ जो सिनारियो है, व्हाट इफ़ सिनारियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको विजुअलाइज करवाना है आपका फ्यूचर को, तो वो सारी चीज़ें बातों करके इन्वेस्टमेंट्स को मैं एग्जीक्यूशन करवाता हूँ। कैसे ये आप अश्योर करते हो कि कस्टमर को मैंने इस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करवाया है तो उसका वो गोल अचीव होगा ही, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है तुम्हारी? देखिए, जनरली हम जब इक्विटी की बात करते हैं वो तो डेफिनेटली हमें सबको पता है कि मार्केट्स के ऊपर डिपेंड होता है, और मार्केट्स को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। उसको हम मैनेज कर सकते हैं, पर प्रेडिक्ट करना और गारंटी देना और एश्योर देना वो तो कोई भी कर नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। तो बट हाँ, एक अंडरलाइंग एसेट्स अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, और अगर कैसे परफॉर्म करेगा तो क्यों कर सकता है। वो सब चीज़ रीज़न बेस्ड इन्वेस्टिंग जो कहते हैं, लॉजिकल इन्वेस्टिंग जो कहते हैं, वो सब चीज़ समझा के उनको, अगर आपका एक गोल है और एक गोल की वैल्यू है तो वो गोल क्या है और गोल की वैल्यू क्या है, और उसके लिए जो गोल वैल्यू आपको हासिल करनी है उसके लिए आपको कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आपको चाहिए होंगे। और वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न जब हमको समझ में आता है कि भाई आपको मान के चलिए 10% या 12% चाहिए होगा, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ सेट टाइम्स, तो उसके लिए फिर कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विटी ही लेना है, आप वो डेट से भी आपको अचीव करना है। आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको गोल वो अचीव करना है और इतने वैल्यू से करना है। पहले तो उसका रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, या तो हम करवाने की कोशिश करते हैं कि गोल डिफाइन करना, क्योंकि बहुत बार लोगों को गोल भी नहीं पता होते कि गोल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो गोल का इंपॉर्टेंस समझने के बाद गोल की वैल्यू के ऊपर फोकस करना, और जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो कैसे हम इक्विटी और डेट दोनों से कैसे हासिल कर सकते हैं, वो समझा के हम सुरक्षित और निश्चित करते हैं कि वो गोल आपका हासिल कर सकते हैं, और हुआ भी है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस फिलहाल आप शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने अपने किसी कस्टमर का फाइनेंशियल प्लानिंग किया और थोड़ा बहुत, जैसा कि तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि भाई 10% सोचा तो कई बार 12% मिल जाते होंगे, कई बार 9% भी मिल जाते होंगे, 8% भी मिल जाते होंगे, लेकिन आपने किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग किया और वो जो है बहुत अच्छे तरीके से, जैसा मैंने सोचा उससे भी बढ़िया सुंदर तरीके से उसका पोर्टफोलियो उभर के आया हो। आप जब किसी का पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं या करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में सोचते हैं। बट जब आप ओवरऑल, आप तो डेफिनेटली ये आपका बिजनेस है, आपका ये काम है, डे टू डे बेसिस का काम है, तो आपको होलिस्टिक व्यू रखना चाहिए दिमाग में। क्या रखना चाहिए कि आपको एग्रेसिव नहीं बनना है। आपके बिजनेस में आप एग्रेसिव रहो, आपके एक्शन में आप एग्रेसिव रहो, बट जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव और डिफेंसिव रहो। तो उसका मतलब क्या कि डेफिनेटली हम इक्विटी देते हैं तो इक्विटी को हमेशा लोग ऐसा करते हैं कि भाई एग्रेसिव है, और डेफिनेटली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स है। आपको मार्केट में पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 14%, 16%, 18%, 20% भी रिटर्न्स आए होंगे कैगर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपाउंडेड रिटर्न्स। आप एक्सपेक्टेशन जब आप सेट करते हो वो इंडिविजुअल पर्सन की, आप एक्सपेक्टेशन कम रखो और वो एक्सपेक्टेशन आप सेट कराओ कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। उससे ज़्यादा आया तो डेफिनेटली अच्छा ही है। तो वो एक्सपेक्टेशन लेकर जब आप प्लानिंग करने बैठते हैं ना, तो फिर वो काम करने में और वो सामने वाले को भी वो इन्वेस्टमेंट करने में और स्ट्रक्चरली करने में उसको भी मज़ा आता है। तो आप ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, आप पूरा एनालिसिस, एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके उसको फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन और आपकी कन्वे करने की एक्सपेक्टेशन को सेम रखने की कोशिश करो और फिर उसको आप डिलीवर करने की कोशिश करो। 1000 कस्टमर हैं आपके विरल, ये 1000 में से कोई एक कस्टमर आप किसी का केस स्टडी हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि भाई इसका फाइनेंशियल प्लानिंग किया और
मतलब कि जो रिजल्ट सोचा था उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया? एक केसेस तो मैं हमेशा है ना रंजीत जी, डेट मैनेजमेंट पे मैं बहुत बोलता हूँ। और हालांकि जब भी मौका मिलता है न्यूज़ चैनल में आने का और इंटरव्यू देने का, वहाँ पे भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट ये होता है कि डेट मैनेजमेंट, यानी लोन्स जो आप लेते हो आपके लाइफ में, तो लोन्स को क्यों लेना, कब लेना, किस वजह से लेना और कैसे उसको ख़त्म करना, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनल फाइनेंस का, फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो मेरे एक क्लाइंट थे जो उनके जीवन में काफ़ी सारे लोन्स हो चुके थे, और जब वो मुझे मिले थे करीबन 2011 के आसपास मुझे मिले थे, और 2011 में जब मैंने उनका इन्वेस्टमेंट्स और सब कुछ पर्सनल फाइनेंस जब देखा, तब समझ में आया कि बहुत सारे लोन्स हैं। तो हमने लोन को कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, कैसे कौन से लोन को पहले प्रीपे करना, कितना जल्दी करना, क्या स्ट्रैटेजी लगाना, ठीक है, क्योंकि इनकम थी बट लोन्स इतने हो गए थे कि जो ईएमआई बर्डन में वो ट्रैप हो गए थे पूरा। तो वो जब हम बैठे और एनालिसिस किया, तभी हमने कंक्लूड किया कि 2011 में अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो तो आई विल मेक श्योर कि 2018 तक आपके सारे लोन्स कंसोलिडेटेड होके सारे ख़त्म हो जाए। तो वो एक अचीवमेंट मेरा, एक मैं कह सकता हूँ कि जो लोन कंसोलिडेटेड करना, लोन का इम्पोर्टेंस और उसका नेगेटिव पॉइंट और उसका पॉजिटिव पॉइंट, सारे चीज़ों को समझाकर वो लोन को ख़त्म करवाना और डेट फ्री करना, जो बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है लोगों के जीवन में, वो करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिला मुझे। फिर एक दूसरा था अनुमान, सभी के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, तो घर खरीदना एक हमेशा सपना होता है सभी का। 2014 में मुझे एक रेफरेंस मिला था मेरे क्लाइंट के थ्रू, और उनका इमीडिएट गोल था कि 2020 में उनको घर खरीदना है। गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2014 में, इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करना स्टार्ट किया, और 2020 आते आते स्पेशली जो कोविड का जो 3 महीना जो था, स्टार्टिंग में मार्केट्स नीचे जा रहे थे, उसके जस्ट मिड जनवरी के आसपास उनका रिक्वायरमेंट था कि भाई अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किया उससे काफ़ी जो कैश फ्लो हमको जनरेट करना था फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आसान हो चुका है और वो कर सकते हैं। तो वो एक सेटिस्फेक्शन कि भाई एक गोल भी एक अचीव करने में हम उनके हेल्प कर पाए, उनका जीवन बदलने में उसकी हेल्प करने पाए ना, वो एक सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो ये दूसरा था। और तीसरा तो एक ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट्स उनको सजेस्ट करना और गलत इन्वेस्टमेंट्स ना करने देना किसी को भी, तो वो एक हमेशा एक रेगुलर एक सोच रही है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अभी भी जारी है और उसमें सक्सेस मिलते आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विरल, देखो 2007 से तुम भी फाइनेंशियल मार्केट में आए हो, 2014 से तुमने बिजनेस करना चालू किया, लेकिन लोगों को पैसा तो आप 2007 से ही मैनेज कर रहे हो, बराबर? तो ये 2007 से लेकर अभी तक मार्केट में कई बार उतार आ गया, चढ़ाव आ गया, उतार आ गया, चढ़ाव आ गया, तो आप कस्टमर को आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कुछ एडवाइस करते हो, लेकिन फिर कल को मार्केट भी नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि बिकॉज ऑफ मार्केट सिनेरियो तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो 360 डिग्री बदल गई हो इन्वेस्टमेंट की? देखिए, अभी हमेशा ये बात जब आती है तभी मैं यही सोचता हूँ कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी क्यों चेंज करूँ, रादर देन जब मैं वो क्लाइंट को मिला था और जब हमने प्लान किया था, तो वो जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट वाली जो बात है, वो हमने क्या किया था। हाँ, उसमें उनके जीवन में कोई बदलाव आता है या कोई चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी चेंज करने की आ सकती है। हमेशा सब कोविड का एग्जांपल देते हैं। 2020 में जब मार्केट काफ़ी भयंकर तरीके से नीचे जा रहा था, फॉल हो रहा था, तो मार्च में मैंने सभी मेरे क्लाइंट्स को एक लेटर लिखा था, ईमेल किया था एक लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट का क्या ओवरऑल हमेशा बिहेवियर रहा है और कैसे उन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। और आप किसी ने मुझे बोला नहीं था कि मुझे रिडीम करना है, बट हमेशा जब ऐसा मार्केट का सिचुएशन आता है और जो लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया होता है, तो उनके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या मैं अभी निकल जाऊँ, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। और वो टाइम पीरियड तो ऐसे ही था कि मैं नेक्स्ट दिन जीऊँगा कि नहीं, वो वाले फ्रेम ऑफ माइंड में लोग जी रहे थे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट रखना नहीं करना, क्या करना उसमें था। तो उसके पहले ही मैंने प्रोएक्टिवली सबको एक मेल भेजा था और उन्होंने कहा था कि ये एक जर्नी होती है, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है वैसे, और उसमें ऐसे मोमेंट्स आएंगे
तो उसमें आपकी स्ट्रेटजी कोई चेंज ना करना, आपको अगर पैसा निकालना है तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, आपका पैसा है वो, बट क्या वो कर आपकी स्ट्रेटजी जो आपने सोची थी या जो हमने प्लान की थी अगर बदल जाएगी तो सही नहीं होगा। तो वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में उनको जब वो मेल किया था तो मुझे काफ़ी लोगों का रिप्लाई आया कि नहीं, वी आर विथ यू विथ योर स्ट्रेटजी एंड वी बिलीव इन यू। और एक्चुअली तब तो मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई अप्रैल से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डेंजरस होता है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। करेक्ट। बट एक पास्ट परफॉर्मेंस था, एक कैसे बिहेव करता है मार्केट वो समझ थी, और वो बेसिस के ऊपर उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनकी जो कंसर्न्स थी, उसको ध्यान में रखकर हमने जो बताया था, तो उसमें हम कभी कुछ चेंज नहीं करते हैं, बट उनकी जो कंसर्न्स है उसके साथ बने रहना हम उसको हमेशा कहते हैं। परफेक्ट। तो विरल, जब आपको कोई कस्टमर मिल जाता है, नहीं ये अभी फर्स्ट मीटिंग मेरी हुई, वहाँ से लेकर उसने आपको इन्वेस्टमेंट दे दिए, उसने अपने गोल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हैं ताकि एंड में उसका जो है पैसा आपके पास में आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए? पहले मीटिंग, आज भी जब भी पहले मीटिंग करता हूँ मैं किसी के साथ भी, तब सोच हमेशा यही रहती है कि पहले अंडरस्टैंड करूँ कि उनकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ कैसी रही है, राइट। हमेशा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपके मनी के साथ रिलेशनशिप क्या है, आप मनी को कैसे, आप रिलेशनशिप आपकी पैसों के साथ क्या आपका रिश्ता रहा है। तो वो पूछने के बाद डेफिनेटली कोई आंसर देता है, कोई नहीं देता है, कोई समझ ही नहीं पाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी सोच क्या रहती है। और डेफिनेटली हम बहुत सारे चीज़ें हमने, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी हमको करने के लिए कही है कि भाई हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। सो पहले एक दो मीटिंग्स तो उनके समझने में, उनको क्या करना है, उनकी कंसर्न और वो सब समझने में ही जाता है, और फिर वो दूसरे एक दो मीटिंग होने के बाद जो तीसरी मीटिंग होती है उसमें एक्चुअली जो हमने जो दो मीटिंग में बात की है, तो तीसरी मीटिंग में उसका एग्जीक्यूशन क्या करना है, कैसे करना है, और उसका जो फ्यूचर है वो आप अगर ऐसे करते हो तो कैसे आप हासिल कर पाओगे। तो करीबन अगर जो भी हमको डेटा चाहिए होता है, जो भी एनालिसिस करना है, जो भी गोल प्लानिंग करना है, वो सब अगर हमको मिल जाता है, जो हमारा एक टाइमलाइन है, तो हम जनरली एक 15 to 20 डेज में पूरा एक स्टार्ट टू एंड अलग अलग 3 से 4 मीटिंग कर वो ख़त्म करते हैं। सो विरल, आपने कभी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे इनिशिएटिव थे और मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया, या मार्केट में लोगों में बदलाव आया बिकॉज ऑफ माई इनिशिएटिव, या क्योंकि आप इतने एक्टिवली फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, इतने डीपली कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ें हैं कि यार मेरे को इस प्रकार का बदलाव मैं लाना चाहता हूँ, ये चीज़ें मेरी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं डिजिटली और टेक से भी पर्सन हूँ, तो इंटरनली भी मेरे ऑफिस में देखो, या तो जब मैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और अभी तो काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो काफ़ी सारे डिजिटल टूल्स मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, और वो क्लाइंट के साथ भी करने से वो जो जर्नी है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। मेरी विश यही है, जो मैंने कुछ किया तक डिजिटली पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, या तो क्लाइंट इंटरेक्शन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे काम में भी वो मैंने इम्प्लीमेंट की। जैसे एक कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट जो होता है, कॉमन इन्वेस्टमेंट्स होता है, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल वे में उसका सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर दिखाकर मैं उसको कैसे होलिस्टिकली अप्रोच कर उसका फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल प्लानिंग कर सकूं, तो वो चीज़ मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से की। हालांकि ये डेफिनेटली ऑन गोइंग बेसिस पे इवॉल्व होते जाएगा, राइट। तो बेस्ट तरीका तो यही मैं सोचता हूँ कि मैं रिमोट एरिया में भी कैसे मैं पहुँच सकूँ डिजिटली पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और थोड़ा कंप्लायंस एंड से भी हमको थोड़ा सा फ्रीडम मिले, तो वो कंप्लायंस और डिजिटली चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर मैं मेरे बिजनेस प्रैक्टिस को और मेरे क्लाइंट को और मेरे एसेट्स को मैं मैनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा सकूँ।
यही मेरी एक विश है, जो मैंने ऐसा कह सकता हूं कि मैंने 50-60% इम्प्लीमेंट की है, बट अभी भी ये एक इवॉल्व फेज होता है इसका। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली और टेक फ्रेंडली मैं कैसे हूं, और उसको मैं इम्प्लीमेंट कर कर मैं मेरे प्रैक्टिस को और बढ़ा सकूं। विरल, आपको क्या लगता है कि कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप देखते हैं, आप अपने आप को भी एनालाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस को भी आप एनालाइज कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र के क्या गुण होते हैं? देखिए रंजीत जी, मेरे हिसाब से हमने एक मूवी में भी एक डायलॉग है कि कोई लोग परफेक्ट होते नहीं है, उनको परफेक्ट बनना पड़ता है, राइट। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कितनी चीज़ें आप करते हो उससे ज़्यादा कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वो अगर आप जितना जल्दी सीख लो ना, तो आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट और अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ये मैं मानता हूँ कि जैसे कभी भी आप किसी के साथ पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरेक्शन करते हो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर जंप करना वो गलत होता है। तो वो आप सीख लो कि पहले प्रोडक्ट के बारे में बात मत करो, ठीक है। प्रोडक्ट इज अ बाय प्रोडक्ट, पहले आप उसका नंबर्स के बारे में देखो, उसके प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर फोकस करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोसेस कम्स फर्स्ट। आप प्रोसेस पे फोकस करोगे ना तो फिर वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राइट। तो कितनी चीज़ें, कितनी बातें नहीं करनी है ना, वो आपको ध्यान में आएगा, और वो आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप परफेक्ट की दिशा में चल सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विरल, मैं जैसे कि तुमने 2014 में फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस चालू किया, बजाज कैपिटल में और भी लोग काम कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने भी बिजनेस चालू किया, लेकिन मैं अगर उन लोगों को देखूं तो तुम्हारे सामने वो अभी उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कम है। तो ये तुम्हारे साथ में ऐसा कौन सा, ये पिछले 10 साल में, 9 साल में कौन सा हिट पॉइंट आया, जो टर्निंग पॉइंट तुम्हारा क्या रहा, जहाँ पे तुमको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ये कोई चीज़ हो गई जिसने मेरे को एक हिट दे दिया, एक अच्छा खासा हिट हो गया और मेरी स्पीड बढ़ गई, वो चीज़ बताओ मेरे। जो अप्रोच, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच है कि भाई पहले उनके नीड्स, उनकी कंसर्न, और एक चीज़ मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ, उनकी कंसर्न और जो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच है वो तो है ही, बट आपको साथ में हमेशा वाइजली बिहेव करना, और इक्विवेलेंट आप एडुकेटेड हो आपके सब्जेक्ट मैटर पे, वो अकाउंटेबिलिटी लाना और अथॉरिटी लाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे 2000 जब मैं कार्वी में था, और कार्वी छोड़ने के बाद एक कनेक्ट हुआ मेरा, और मैंने शुरू किया। तो मैंने 2012 से मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखता था, मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं आर्टिकल्स लिखता था, वो मेरे क्लाइंट्स को भेजता था। और एक चीज़ क्या होती है रंजीत जी, के वॉक द टॉक, आप जो बोलते हो ना उसके ऊपर ही आपको चलना पड़ेगा। तो आपने ये मान लिया कि भाई मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर मैं चलता हूँ, बट वो सामने वालों को भी वो रियलाइजेशन होना चाहिए। तो वो रियलाइजेशन जब सामने वाले को होता है ना, तो आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होती है, तो वो आपको छोड़ के जाता नहीं है और वो आपके साथ ही रहता है। भले आपकी शायद से कुछ गलतियाँ भी हो जाए, बट वो आपके साथ रहता है। और वो चीज़ मेरे लाइफ में मैं ऐसा समझता हूँ कि वो रही। और बाकी तो सब गॉड ग्रेस है ही, भगवान हमेशा साथ में रहता ही है, तो वो चीज़ भी मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। और सबसे पहले वही चीज़ के सेंटर स्टेज में मेरा क्लाइंट है, उसकी कंसर्न इम्पॉर्टेंट है, वो अगर सही से हुआ, वो अच्छा रहा, तो हम भी अच्छे रहे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई बीच में मैजिक नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी मेहनत का ही फल है ये पूरा, मैजिक कुछ नहीं हुआ। मैजिक जैसा मुझे तो कोई लगता नहीं है रंजीत जी, सच कहूँ तो। हालांकि हाँ, सामने वाले को शायद से ऐसे मेरी लाइफ में देखकर ऐसा लगा रहेगा कि एफर्ट्स होती है, बहुत सारी एफर्ट्स होती है। अभी रिसेंटली मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा मीडिया में इतना एक्सपोजर कैसे हुआ, कैसे आप इतने मीडिया में आते हो, क्या आप PR कर रहे हो? तो पहले तो मैं कहता हूं कि मैं कोई पैसा मैं देकर मैं आता नहीं हूं। उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स देनी पड़ती है, आपको उतना कंटेंट जनरेशन करना पड़ता है, और वो कंटेंट जनरेशन के बाद फिर आपको जो भी मौके मिलते हैं, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आपको वो ग्रैब करना है और उसके ऊपर चलते जाना है। तो
एफर्ट्स हमेशा देना है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से नेवर से डाई अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। वही है मैजिक। तो मुझे नहीं लगता है कोई मैजिक जैसा कोई चीज़ होती है। डेफिनेटली एफर्ट से ही आगे अब सब काम होता है। चलिए, अब आपने बोला है कि आप मीडिया में आते रहते हो, तो कैसे आते हो मीडिया में? बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं मीडिया में आने के लिए। आप इतने बड़े बड़े चैनल्स में आते हो, CNBC में आते हो, जी बिजनेस में आते हो, तो क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी, कैसे आ जाते हो आप? इसके पीछे एक स्टोरी है। वैसे मैंने जैसे कहा आपको कि 2012 से मैं लिखता था, अभी भी लिखता हूँ। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने बैंक बना के रखी है मैंने, कि जो आर्टिकल्स की थी। कार्वी की एक फिनोपोलिस करके एक मैगज़ीन हुआ करती थी। कम से कम 4 साल तक मैंने रेगुलरली वो मैगज़ीन में लिखा है। हालांकि अभी तो वो मैगज़ीन बंद हो गई, बट वो मैगज़ीन में लिखने के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि बहुत लोगों ने मुझे बुलाया आर्टिकल्स लिखने के लिए उनके वेबसाइट पे और उस पर, तो वो मैं लिखते आता था। तो पहले तो आपको विजिबल होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको मीडिया में आना है या मीडिया आपको अप्रोच करे या आप मीडिया को अप्रोच करो, तो जो वो अथॉरिटी है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर पे आप अथॉरिटी कैसे ला सकते हो? उसके ऊपर आपको व्यूज़ देने पड़ेंगे, आपको कोट्स देने पड़ेंगे, राइट? और कोई सामने से आपको नहीं बुलाएगा। आपको उसके लिए आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग के ऊपर, आपके लिंक्डइन के पेज ऊपर, आपके सोशल मीडिया पे प्रोफेशनली आपको दिखना पड़ेगा, राइट? और उसके ऊपर आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आपको शेयर करने पड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे सामने वाले को वो शायद से कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप नहीं, ये पर्सन को अगर शायद से मैं पूछूंगा तो मुझे एक जवाब मिल सकता है। और 2020 में जब कोविड का टाइम था, तब मुझे जो मनी 9 करके एक चैनल है, वहाँ पे मुझे अप्रोच कहा गया। पहले तो मैंने जब उन्होंने उनके अपने चैनल के ऊपर आने के लिए कहा, उसके पहले उन्होंने मुझे आर्टिकल्स लिखने के लिए बोले उनके वेबसाइट के लिए। हालांकि मेरे नाम के अंडर ही वो लोग करने वाले थे। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 महीने तक पहले आर्टिकल्स लिखवाए और फिर वो आर्टिकल्स के बेस के ऊपर उन्होंने कोविड टाइम्स में, जब ज़्यादा लोग ऑफिस नहीं जाते थे, स्टूडियोज़ तो वगैरह सब बंद ही थे, तो वो टाइम पे मेरे ऑफिस मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम एसेंशियल सर्विसेज में आते थे और मेरे घर से मेरी ऑफिस नज़दीक थी। तो मुझे एक दिन बोला कि आप ये टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने बोला मैंने कभी फेस तो किया नहीं है कैमरा, बट हाँ ऑनलाइन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल तो डेफिनेटली हम करते ही हैं, क्योंकि क्लाइंट को इतने साल से मैनेज कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और वो फिर रेगुलर हुआ, एवरी मंथ हुआ, एवरी 15 डेज़ हुआ। और फिर एक जगह पे होने के बाद दूसरे लोगों ने भी अप्रोच किए, उनके साथ कनेक्ट हुए, उनके साथ बात हुई, तो फिर सिलसिला शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिलसिला चला तुम्हारा 2007 से। मुझे याद है वो छोटा सा विरल, पतला सा विरल, और इतना आज CNBC में आते हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो विरल, अभी यहाँ से आगे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान बना के रखे हैं कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक जाना है, उसके बारे में कुछ बताओ। जो भी क्लाइंट्स अब हमारे हैं, पहले तो उसको सही तरीके से मैनेज करना है, उनके गोल्स कैसे अच्छी तरीके से कर सके, कैसे अच्छी तरीके से और नए तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्री वाइज जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कैसे हम टिक कर रह सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ में कैसे हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, पहले तो वो मेरी सोच है, उसके ऊपर बने रहना है। टीम एक्सपांशन, डेफिनेटली टीम एक्सपांशन हमको मेरे दिमाग में है। अभी फ़िलहाल हमारे टीम में 2 लोग हैं, मेरे अलावा 2 लोग हैं, और 2 सब ब्रोकर्स हैं जो हमारा ब्रांड और हमारी जो इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको थोड़ा स्केल अप करना है। और हाँ, अगर मौका मिला तो डिफरेंट लोकेशंस में भी हमारे ऑफिसेस हमको ओपन करनी है। एक एक सिटीज़ को धीरे धीरे कर कैसे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो हमको देखना है। बाकी तो कोई ऐसे बड़े एसेट्स वाइज इतना मैनेज करना है या इतना करना है। हाँ, एक है कि अभी अगर हम अराउंड 1000 क्लाइंट्स के आसपास कर रहे हैं, तो उसको और 1000
इतने साल लगे उससे कम सालों में कैसे हम और 1000 को पहुंच सकते हैं डिजिटली टेक के माध्यम से, और डेफिनेटली लोकेशन वाइज स्केल अप अगर हम होते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं, वही दिमाग में है फिलहाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट विरल। बहुत बढ़िया विरल, हमारे से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पिरेशनल तुम्हारी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद विरल, थैंक यू, आपने अपना समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।